नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाऊ तोरसेकर जी जुड़ गए हैं। भाऊ बहुत प्रणाम आपको, अभिनंदन, स्वागत। भाऊ इधर मैं काफी चैनल्स को देख रहा था। अपने चैनल पर तो अपीयर नहीं हुआ था स्वास्थ्य कारणों से, पर 2021 में मुझे याद आ रहा है प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी और वो सही साबित हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। वैसा ही हुआ था, 77 पर अटक गई थी और ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटें ले गई थी। इस बार वो खामोश हैं। पिछली बार रणनीतिकार थे ममता बनर्जी के। इस बार तो वो दायित्व उनके पास नहीं है, पर उनकी खामोशी की वजह केवल ये है या वो भी बदलाव साफ देख रहे हैं इस बार? ये जितनी जानकारी होती है उसके आधार पर इंसान बोलता है, लेकिन शायद वो अभी नहीं बोल रहे। उसका दूसरा भी कारण है। कल परसों ही उनके जो पुराने साथी है विनेश चंडेल, उन पर छापा पड़ा है ना। यही तो उस कंपनी के संस्थापक वगैरह रहे, बाद में निकल गए थे बंगाल के चुनाव के बाद। तो और दूसरा बात, उनको भी अंदाज दिखाई दे रहा है ना। पिछली बार भी बीजेपी हारी है, ठीक है, आंकड़ों में सीटों में हारी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो था वो लोकसभा में और बढ़ गया। और इस बार जो माहौल दिखाई दे रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि ममता दीदी बचने वाली नहीं है। अर्थात मैं नहीं मानता कि ये बीजेपी ने अकेले ने किया, लेकिन बीजेपी ने जनमानस में एक माहौल बना दिया है। तो जनमानस बोलते हुए दिखाई दे रहा है। पिछली बार बीजेपी की नेता या कार्यकर्ता या संगठन बोल रहा था, इस वक्त जनता बोल रही है। ये बड़ा फर्क है। आम जनता बोल रही है। रास्ते पर लोग डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, मीडिया में बहुत डर है, डर है, डर है, ये चल रहा है, लेकिन जितने वीडियो आते हैं वो हम देखें तो वो डर नहीं रहा। और इसका मैं जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता हूं, तो मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है कि बदलना है बस। यानी बीजेपी जीतेगी तो परिणाम होगा, ममता हारेगी ये एक्चुअल इलेक्शन है। तो ममता हारेगी तो सामने वाला जीत जाता है, ये तो परिणाम होता है ना। भाऊ 2021 के परिणाम अगर हम देखें और अब 2026, मूलभूत अंतर आप क्या मान रहे हैं 2021 और 2026 के इन दोनों चुनाव में? एक बड़ा परिणाम मैं देख रहा हूं कि ममता को पिछला चुनाव जो था वो वार्निंग है, वो समझ में नहीं आया कि अगर बीजेपी जो 3 सीट पर थी 77 पर आ गई, कुछ 10-12% थी, वो उठकर 38% पर आ गई, तो बीजेपी बढ़ सकती है। ये ममता के लिए वार्निंग थी पिछले चुनाव में। और वो लोकसभा में हमने देखा, लोकसभा में सीटें बीजेपी की घट गई, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और बढ़ा है। तो ये वार्निंग होती है। कभी भी एक बात होती है कि आपको वार्निंग समझना जरूरी होता है। आप बच गए तो हर बार नहीं बचेंगे, हर बार नहीं बचेंगे। तो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा अगर फर्क 5 सालों में है, तो ममता को वो वार्निंग समझ में नहीं आई। वो बोली कि ठीक है, अब हार गई, बीजेपी थक जाएगी, हट जाएगी। लेकिन बीजेपी हटने वाला सकते नहीं है। बीजेपी 20-25 साल का एक प्रोग्राम लेकर चल पड़ती, और ये चुनाव उसके बीच के पड़ाव होते हैं। तो इसलिए 2021 के बाद आज 26 का चुनाव आया है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में बीजेपी क्या काम कर रही थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात यह होती है कि ममता की पार्टी की बात यह है कि ममता का एक खंबे का सब तंबू है, उसमें दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई नहीं है। अब वो अपने भतीजे को आगे लाना चाहती है, लेकिन पार्टी को फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता लगते हैं।
अब पिछले कुछ दिनों से मैं अलग अलग हिंदी में, मराठी में बंगाल के चुनाव पर वीडियो बना रहा हूं। तो मैंने एक बोला था कि 9 तारीख को केरल और असम और पुदुचेरी का वोटिंग खत्म होगा, तो उसके बाद बंगाल में बीजेपी का कारपेट बॉम्बिंग शुरू होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि असम और केरल से खाली हो गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में पहुंच जाएंगे, और अलग अलग राज्यों के जो नेता है, बड़े नेता है, अब योगी आदित्यनाथ 9 तारीख के बाद आए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारे देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का मुख्यमंत्री जाएगा, तो उसको कारपेट बॉम्बिंग बोलते। आज बीजेपी के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 300 से ज्यादा एमपी है। एक एक विधानसभा के लिए अगर एक एमपी को अपॉइंट किया तो आप समझ सकते हो कि बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है। ममता के पास क्या है? ममता के पास बंगाल के बाहर की कोई ताकत नहीं है। हाँ, ये कोई मेहमान करके आएंगे, अखिलेश आ जाएगा या स्टालिन आ जाएगा, लेकिन वो बंगाल में उसके लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो बंगाल के बीजेपी के नेता आकर यहाँ प्रचार करते, तो एक दूसरे से मेल मिलाव होता है। तो आज अगर महाराष्ट्र का कोई बंगाल में प्रचार के लिए जाएगा तो उसके लिए कोई दूर की बात नहीं होती। लेकिन स्टालिन अलग पार्टी का है, अखिलेश अलग पार्टी का है, उद्धव अलग पार्टी का है, वो जाएगा तो आपको उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। वो काम करने के लिए नहीं आया, वो शो के लिए आया। एक कार्यकर्ता आना और एक शो के लिए मेहमान आना, इसमें जो फर्क आता है वो फर्क चुनाव में बहुत बड़ा होता है। आप शादी नहीं कर रहे हो, शादी जी का समारोह नहीं है, ये चुनाव है, ये लड़ाई है, आपको आकर हथियार उठाना है। तो वैसा ममता के लिए बाहर से आने वाली कोई रसद वगैरह नहीं है जो बीजेपी के पास है, और यही फर्क हम देख रहे हैं। और एक बात है कि बीजेपी अलग पार्टी इसलिए है कि वो अच्छी तरीके से जीत जाते हैं, तो भी वो आत्मपरीक्षण करते हैं कि भाई हमको तो होप नहीं था। आपकी पिछले 4 साल पहले के बाद आपको याद होगी कि बीजेपी भी मान चुकी थी कि छत्तीसगढ़ तो हम हार रहे हैं, लेकिन जीत गए। तो जीतने के बाद वो स्टडी करते ये लॉटरी लगी कैसे, हमने तो इतना मेहनत नहीं किया या अच्छा काम नहीं किया है, फिर भी हमको छत्तीसगढ़ की लॉटरी क्यों लगी है। तो एक एक चुनाव क्षेत्र का, एक एक बूथ का भी अभ्यास करते और उस पर वो से सबूत क्या, सबक क्या है, वो ढूंढ निकालते। ममता की या कांग्रेस की या और किसी पार्टी की बात अलग होती है, वो जीत गए तो भूल गए चुनाव, बस अब 5 साल हमको कोई हटा नहीं सकता। ममता की वो सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी बात, जब चुनाव नजदीक आया तो ये एसआईआर के पीछे पड़ गई, जबकि उनको चुनाव में लग जाना चाहिए था, क्योंकि वोटर आपको जितना वोट देंगे उस पर ही आपकी सब नैया डूबेगी या नहीं ये तय होने वाला है। अब इसमें जाकर आप कोर्ट कचहरी करोगे तो समय निकलता जा रहा है। अब तो आखिर में चुनाव डिक्लेयर हो गया, तो जिसका नाम है वो वोट डालेगा, उसमें से ज्यादा वोट आपको निकालने हैं। ममता वो भूल गई, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा फर्क है। और बीजेपी पिछले 8-10 महीने से इसमें लगी हुई है। सही है, लेकिन भाऊ मैं 2021 का इसलिए बार बार उल्लेख करता हूं कि मीडिया भी, हमारे आपके जैसे विश्लेषक भी, सब ये देख रहे थे कि बदलाव होने जा रहा है, लेकिन ममता ने सरप्राइज किया था। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पर पहुंची, ये उछाल कोई मामूली उछाल नहीं थी, लेकिन उस समय भी वातावरण तो परिवर्तन का ही दिखाई दे रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी निकल आए जो हम पढ़ या समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। पिछले चुनाव 2021 का चुनाव के मेरे भी वीडियो पड़े हुए, मैंने आखिरी समय में बोल दिया शायद बीजेपी क्रॉस कर जाएगी, लेकिन उसके पहले मेरे 3-4 वीडियो
जो बंगाल पर है 2021 के चुनाव के, उसमें मैं साफ साफ बोल रहा था कि सत्ता हासिल करना बीजेपी का टारगेट है ही नहीं, 2 नंबर की पार्टी बनना है बीजेपी का टारगेट है। हाँ, लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि बाहर हम माहौल देख रहे थे, जो प्रचार देख रहे थे, उसमें मैं भी थोड़ा बहक गया। आखिरी आखिरी समय में मैंने भी बोला शायद हो जाएगा, लेकिन उसके पहले के मेरे सब वीडियो है या आर्टिकल्स है, उसमें मैंने साफ साफ बताया था बीजेपी 2 नंबर हो सकते, इतनी बड़ी छलांग नहीं मार सकती। इस बार वो बात नहीं है, आज बीजेपी ने वो माहौल नहीं बनाया है। आप अगर देखिए तो एक हफ्ते पहले तक ना किसी यूट्यूबर के चैनल पर, ना मेन स्ट्रीम चैनल पर कहीं भी बीजेपी के आसार नहीं दिखाई दे। 10-15 दिन पहले तक जो ओपिनियन पोल आते थे उसमें बीजेपी को कोई 100 सीटें देने को राजी नहीं था। अचानक से ये पिछले 8-10 दिन में बात पलटने लगी है कि अब कोई 110 बोल रहा है, कोई 120 बोल रहा है, कोई 150 बोल रहा है बीजेपी के लिए। इसका मतलब अगर माहौल बीजेपी नहीं बना रही है और ओपिनियन पोल में भी वो बातें बोलने लगे, तो उसका मतलब आम जनता बदल रही है, जनता ने अपना मन बना लिया। दूसरी बात है कि लोग डरते हैं कहाँ गया, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं अलग अलग यूट्यूबर्स हो या चैनल वाले हो या मोदी जी की, अमित शाह की सभा हो, उसमें इकट्ठा होने वाली भीड़ हो, वो देखते हैं तो पता चलता है कि जनता ने मन बना लिया है कि बस बदल करना है। और इसलिए मैं उस कंक्लूजन पर आ गया कि जनता ममता को हराना चाहती, बीजेपी को जिताए ना जिताए बात अलग है, परिणाम था बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन वोटर का मतलब जो है कि हमको ममता को हटाना है, किसी भी कीमत पर ममता को हटाना है। और जब ऐसी बात हो जाती है ना, तो उसका परिणाम क्या होता है उससे वोटर को मतलब नहीं होता। तो इसलिए आज अगर बदलाव दिखाई दे रहा है तो वोटर के कारण दिखाई दे रहा है, ऐसे मैं मानता हूं। भाऊ देखिए, हरियाणा जीती है लोकसभा के बाद, महाराष्ट्र जीती है, दिल्ली जीती है, बिहार जीती है। ये जो कामयाबियां हैं, इससे जो एक माहौल बनता है, और अभी बिहार में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी हो गया है, तो ये सब भी क्या इनका इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। और हाँ, नारी बंधन अधिनियम, उसको लेकर के संसद का विशेष सत्र, तो ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट डालती हैं क्या परिणामों पर? तो वो कुछ कुछ तक कुछ हद तक हो जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो पॉलिटिकली अलर्ट होते हैं, उनके लिए यह बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि बंगाल पर अगर सबसे बड़ा प्रभाव होगा तो बांग्लादेश का होगा। बांग्लादेश में लोकसभा के हमारे चुनाव के बाद 2 महीने में जो दंगे फसाद हो गए, हसीना वाजेद को भागना पड़ा, और वहां अंदर का पॉलिटिकल टर्मोइल था, लेकिन उसकी कीमत हिंदू क्यों चुकाए? बांग्लादेश के हिंदुओं ने क्या गुनाह किया था? वहां की 2 पॉलिटिकल पार्टी का झगड़ा था, दोनों पार्टियां मुस्लिम थी। फिर आप कुछ भी करोगे और हिंदुओं को मारोगे। और इसलिए आपको याद होगा कि हरियाणा के चुनाव के पहले ये जो बात हो गई थी, तो मैंने बोला था कि बांग्लादेश की जो बड़ी रिएक्शन है वो कहाँ आई थी? सिलीगुड़ी में आई थी, बंगाल में आई थी। तो सिलीगुड़ी के बाद हिमाचल में हो गया, और मैंने बोला कि हरियाणा में बड़ा इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। और हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, बाद में महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, बिहार हुआ, तो ये सब। और अभी अभी बांग्लादेश में भी बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये सबका एकत्रित परिणाम हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता ने तय किया है कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एक बात बोलूंगा, जो पिछले चुनाव के बाद हिंसाचार हुआ था, तो 5,000 से ज्यादा हिंदू परिवार बंगाल से असम भाग गए थे, वो लौटे हैं। और जो लौटे हैं और 5 साल से
फिर अपने घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, तो उनके मन से वो डर चला गया। डर की बात एक समझ लो, आप डराते रहो तो आदमी डरता है, लेकिन एक बात आप मारोगे, जिंदा गाड़ोगे, जो कुछ करना है आपको, जो आप डराते हो ना, वो एक्शन नहीं होनी चाहिए, डराते रहो। लेकिन जब एक्शन हो जाती है, उसके बाद उस चीज का डर कम होते जाता है, उसका इफेक्ट कम होते जाता है। तो पिछले चुनाव के बाद जिस ढंग से लोगों को मारा गया, लोगों को भागना पड़ा, उसके बाद वो डर नहीं रहा, 5 साल पहले था। तो आज बिना डर के बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं, और जिन्होंने पिछली बार मार खाए, मैंने एक वीडियो देखा, वो महिला रास्ते पर खड़े होकर बीजेपी का झंडा लगा रही है और बोले मेरे साथ पिछली बार बुरा हुआ है, अब मुझे बुरा होने का डर नहीं है, मैं खुद मेरे घर पर झंडा लगा रही हूँ, जगह जगह पर झंडा लगा रही हूँ, फिर से एक बार होगा, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आज बीजेपी को जिताना है, ममता दीदी को हराना है। तो वो डर निकल गया है, और एक आदमी का डर निकल जाता है तो कम से कम 2-3 लोगों का डर वो खुद कम करता है। तो इसका एक एकत्रित परिणाम मैं मानता हूं कि आज बंगाल में दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने रखे हैं भाऊ। अगर मैं मोटे तौर पर एक जिस्ट निकालूं तो वो ये है कि हिंदुओं की जो एकजुटता है इस बार की, और जो वो पिछली घटनाओं से घायल है, उससे वो घातक बन गया है। नंबर 2, जो हिंदू जागरण वहां पर हुआ है, और संघ ने जिस तरीके से हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में जमीन पर काम किया, वो संघ यहाँ पश्चिम बंगाल में भी अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, संघ तो काम करता रहता है, देखो, लेकिन सामने वाले की मानसिकता भी होनी चाहिए। देखो, मैं दुकान पर, बाजार में एक चीज बेच रहा हूं, लेकिन वो अगर लोगों की जरूरी चीज होती है तो बहुत जल्दी बिजनेस उठता है, वरना खत्म हो जाता है। तो ममता ने 5 साल में जो जो कुछ किया है, अभी अभी मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह जो घटना हुई, संदेश खाली में जो घटना हुई है, उससे हिंदू एकजुटता की आवश्यकता एक तरीके से बिगर बीजेपी वालों ने लोगों को समझा दी है। बटोगे तो कटोगे, आप इकट्ठा हो जाओ। ये योगी बाबा ने नहीं बताया, बंगाल में बड़ा भीषण पोलराइजेशन हुआ है, साफ साफ पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि अगर हम बंगाली बनकर, अभी कल परसों की बात है ना, हमारे योगी बाबा जो पहली मीटिंग लेने कोलकाता पहुंच गए, तो उन्होंने एक तरीके से शब्दों का बुलडोजर चला दिया। वो क्या बोले उधर, कि यहाँ का जो मेयर है, जो मिनिस्टर भी है साथ साथ, वो धमका रहा है कि बहुत जल्दी 50% लोग उर्दू बोलेंगे। अरे ये गधा भूल गया कि बांग्लादेश की निर्मित किस कारण हुई, भाषा के कारण हुई। वो सही। उर्दू और उर्दू कल्चर लादा गया, उसके खिलाफ मुस्लिम बंगाली भी खड़े हो गए कि नहीं, हम उर्दू नहीं, हम बंगाली है। तो बंगाल में कैसे उर्दू आएगी? तो वो पुराना भाषण पकड़ के योगी बाबा ने शुरू कर दिया कि जिनको उर्दू भाषा लानी है, उनको उर्दू भाषा चलती है, वहां भेज दो। तो ये फर्क समझ में आता है। और उस पर जो तालियां लगी है, जिस ढंग से लोग योगी बाबा की तरफ देखते हैं, तो लोग अब लोग बहुत सारे, अब पुराने जमाने की बात अलग थी, आजकल लोग बहुत घूमते हैं, टूरिज्म भी बहुत बड़ा है। तो लोग जाते हैं, महाराष्ट्र में आते देखते, यूपी में जाते देखते, तो उनको फर्क समझ में आता है कि अरे ये इतना बदलाव हो गया, इतना बदलाव कैसे हो गया। तो बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने योगी को, देवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया, उसने किया, लेकिन बीजेपी को लाया किसने? बीजेपी को वोटर ने लाया। तो ये बदलाव योगी ने नहीं किया है, ये बदलाव देवेंद्र फडणवीस ने नहीं किया है, ये बदलाव बीजेपी ने किया। लेकिन बीजेपी को सत्ता में लाने का बदलाव आम वोटर ने किया है।
तो ये करना बीजेपी के हाथ में नहीं है, ये बदलाव करना हमारे हाथ में है। अगर हम बीजेपी को लाते हैं, हम अगर ममता दीदी को हटाते हैं और बीजेपी आती है तो ये बदलाव होगा। तो हमको बिल्कुल योगी नहीं चाहिए, हमको कौन चाहिए? योगी जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो ये बदलाव करना बीजेपी के बस की बात नहीं है, ये वोटर के बस की बात है। लोग आम इंसान कैसे सोचता है कि भाई मुझे अब आप हो या मैं हूं, हमारी पीढ़ी पीछे चली गई है। तो जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़कर हमने अपनी गृहस्थी बसाई, तो हमने अपने बच्चों को हमारी जो तकलीफें थी उससे उठाकर आगे लाने की कोशिश की है। तो बात यह होती है कि जो गलतियां हमारे पहले की पीढ़ी की थी वो हमने नहीं की, हमारे बच्चों को नहीं करने देते। तो ये अगर देखते हैं तो हमारी जीवनी है वो और ऊंचाई तक जाए, इसके लिए जब कोशिश करते हैं तो जो जिसने पहले किया है, हाँ भाई इसके तो माँ बाप पढ़े लिखे थे, ये अच्छी से इनकी परवरिश हो गई, हमको कम से कम हमारे बच्चों को करना चाहिए। तो हम सही। अपने में बदलाव लाते हैं, वो बदलाव अगली पीढ़ी के जीवनी में आता है। तो अगर लोग घूमते हैं, देखते हैं, अगर बहुत सारे लोग बंगाल के भी अयोध्या गए हुए, वाराणसी में गए हुए, उन्होंने देखा कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हम बोलते खबरों में आएगा कि योगी बाबा ने किया, योगी बाबा ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, लेकिन योगी बाबा को लाया किसने? कि बीजेपी को कोई अथॉरिटी मिल गई कि भाई चुनाव नहीं, कुछ भी नहीं, तुम किसी को भी मुख्यमंत्री करो? ऐसा नहीं हुआ है। योगी को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, लेकिन बीजेपी को बहुमत में वोटर ने लाया है, मतलब जिम्मेदारी मेरी है, बीजेपी की नहीं है। ये जब सोच बन जाती है, वहां से बदलाव का निर्णय जनमानस में शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि बंगाल में वो हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के 2019 के चुनाव में जब अचानक बीजेपी ने बड़ा जंप लिया था, 18 एमपी चुनकर आए थे, तो उसके बाद ममता ने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी थी कि ये तोलाबाजी कटमनी बंद करो। याद है आपको? बिल्कुल कटमनी ये ममता दीदी का शब्द है, ये कटमनी वगैरह बंद करो। लेकिन फिर 2021 का चुनाव होने के बाद फिर से कटमनी, हफ्ताबाजी, तोलाबाजी शुरू हो गया। तो अब लोग समझ गए नहीं, ये बंद करना है तो ममता को हटाना पड़ेगा। ये सबकी जड़ जो है वो ममता है। वो अनुभव से अगर लोग तय करते हैं, और जब असम भाग गए हुए, मार खाए हुए लोग फिर से डटकर खड़े होते हैं, तो बाकी लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है और बदलाव वहां शुरू होता है, जो बटन दबाने के बाद और काउंटिंग के बाद हमारे सामने आता है। लेकिन वो बदलाव हवा में होता है, वो देखने की नजर हमारे पास होनी चाहिए। भाऊ, आपको लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके ही ममता बनर्जी की तमाम चालों को, और जो जाल बिछा रही थी कि किसी तरह राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसको नाकाम किया है? बिल्कुल नाकाम किया है, क्योंकि बीजेपी को या दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि हमारे लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे। राष्ट्रपति शासन आ जाएगा तो फ्री एंड फेयर वगैरह हो जाएगा, लेकिन उससे ममता को विक्टिमहुड मिल जाएगा, और ममता चाहती थी तो विक्टिमहुड तो उसको देना नहीं है। इसलिए जो कुछ किया है वो ऐसे किया है कि व्यवहारता, प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो राष्ट्रपति शासन जैसी सिचुएशन है। ज्ञानेश कुमार एक तरीके से गवर्नर इंचार्ज बन गए। बिल्कुल। तो गलतियां कहाँ हुई है, गलतियों में दुरुस्ती कहाँ करनी है, वो ताड़ कर 5 साल में जो कुछ हो रहा था, तो 5 साल से बीजेपी की लीडरशिप बंगाल के चुनाव के लिए तैयारियां कर रही थी। कोई नई बात नहीं है उनके लिए। ममता दीदी आखिरी क्षण तक एसआईआर पर लड़ती रही, तो एसआईआर पर लड़ना ये गलती थी। और इसलिए मैं मानता हूं
कि लोगों का मन बना लिया है। और आरएसएस तो मैंने आपको बोला था पहले, 10 महीने पहले से महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होने के बाद कुछ लोग दिल्ली गए थे, कुछ लोग बिहार गए थे। उसके बाद बिहार खत्म होने के बाद वो उठकर अपने, अब देखो एक बात और बताता हूं, आपने कहीं भी पिछली बार हमको बार बार कौन दिखाई देता था? वो कैलाश विजयवर्गीय दिखाई देता था। आज भूपिंदर यादव, सुनील बंसल या और कौन है मुझे याद नहीं आ रहा है, वो सारे वहां के, संतोष, वो वहां के प्रभारी है। कहीं आपको दिखाई दिए? एक बाइट तक उनकी नहीं मिलेगी आपको। सामने सही। कोई ना कोई दिलीप घोष होगा या कौन है, शुभेंदु अधिकारी को आगे किया गया। ममता चाहती थी कि ये अमित शाह वर्सेस दीदी, मोदी वर्सेस दीदी होना चाहिए, उन्होंने नहीं होने दिया। उनकी रैलियां अलग हो रही है और गांव गांव का प्रचार अलग हो रहा है, और इसलिए चुनाव की लड़ाई का तरीका बदल दिया है। वो ममता के समझ में ही नहीं आया, और इसलिए मैं मानता हूं कि एक तरीके से ममता बुरी तरह से हारने वाली है। यानी कि एक, मेरा ख्याल है पुंडीर या किसी के पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया कि ममता आजकल घर में आईने के सामने खड़ी होती है तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, बुद्धदेव का चेहरा दिखाई देता है। वो भी अपने चुनाव क्षेत्र में, सत्ता भी हार गए, अपने चुनाव क्षेत्र में भी हार गए। और जो आजकल चर्चा चल रही है कि शायद भवानीपुर में ममता दीदी भी हार सकती है, इसका सबसे बड़ा सबूत आपको चाहिए तो कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे या फोटोग्राफ्स मिलेंगे कि ममता दीदी जो रोज चिल्लाती है बंगाली और बाहरी, ये गुजराती बंगाल में सत्ता चलाना चाहते, उस भवानीपुर में ममता ने गुजराती में पोस्टर लगाए, गुजराती भाषा में पोस्टर लगाए भवानीपुर में, मुख्यमंत्री की चुनाव क्षेत्र में। उसका मतलब क्या है? साफ साफ मतलब है भवानीपुर पर भी ममता का भरोसा नहीं रहा है। आज दोपहर में ही मेरी धीरेन्द्र पुंडीर से बात हो रही थी, वो बंगाल में ही हैं इस समय, और वो कह रहे थे कि 10 लोगों से बात करते हैं तो 8 लोग कहते हैं बीजेपी। तो ठीक तरीके से चुनाव हो गया तो बीजेपी आएगी। लेकिन भाऊ, मेरा सवाल ये है कि अगर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो ये कितनी बड़ी घटना होगी? नहीं, वो देखो, ये एक तो ये ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि फिर पूरब में बीजेपी छोड़कर कोई बचा नहीं है। सब नॉर्थ ईस्ट तो बीजेपी के पास है, असम है, उड़ीसा है, बीच में बचा है तो झारखंड। नहीं, झारखंड की बात छोड़ो, झारखंड कांग्रेस के पास भी नहीं है। झारखंड एक रीजनल पार्टी है और वो कभी भी इनके साथ आ सकती है, उसको छोड़ो। तो पूरा पूरब, यानी आप राजस्थान से निकलोगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर एक पंजाब छोड़ा आपने तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, म्यांमार तक क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। एक ही अड़ंगा पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए था, बंगाल। वो अगर बीजेपी बहुमत से, अपने अकेले के बहुमत से सत्ता में आती है तो वो ऐतिहासिक घटना होगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य है, ऐसे इलाके हैं कि जहां से हमेशा बड़े बदलाव शुरू हो गए। तो बंगाल सबसे बड़ा बदलाव होगा। और बंगाल अगर बीजेपी जीत जाती है तो मानो बहुत जल्दी बांग्लादेश में भी घर वापसी शुरू होगी, ये मैं बोल रहा हूं। मुझे लगता है बहुत जल्दी बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नया उभार शुरू हो सकता है, क्योंकि उसकी मदद बंगाल, पश्चिम बंगाल से हो सकती है। और भारत की भी बहुत बड़ी सिरदर्दियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बॉर्डर से लोग क्रॉस करके यहाँ घुसपैठ करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, तमाम तरह के व्यभिचार करते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या खत्म होगी। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय निकालने के लिए।
और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।